हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि हाउ लॉ वर्क्स एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर विमेन एम्पावरमेंट। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि लॉ एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि डायनेमिक इन नेचर है, जो सोसाइटी में डेवलपमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है। सोसाइटी के सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल रिलेशंस में अगर कोई चेंज आता है तो लॉ भी उन्हीं चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ऐसी कोई फील्ड ऑफ नॉलेज जो लॉ से रिलेटेड है, अगर उसमें भी कोई चेंज आता है तो लॉ भी उसी चेंज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इन शॉर्ट, लॉ एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी के वेरियस फैक्टर्स में चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है और इसीलिए लॉ को कॉन्स्टेंटली री एग्जामिन और री इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी लॉज हैं उन्हें कॉन्स्टेंटली री एग्जामिन किया जाना चाहिए और री इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, ताकि अगर कोई ओल्ड लीगल थ्योरी है जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है या आज के टाइम के अकॉर्डिंग रिलेटेबल नहीं है तो उसमें चेंजेस लाए जा सकें और न्यू डायमेंशंस को ऐड किया जा सके। मॉडर्न एरा के सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट से फेमिनिस्ट लीगल कंसर्न इमर्ज हुआ है। अब ये जो फेमिनिस्ट लीगल कंसर्न है, ये थॉट विमेन के राइट्स को सपोर्ट करता है एंड सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने की बात करता है। कई लोगों के लिए फेमिनिज्म का मतलब होता है कि विमेन के पास अपने खुद के डिसीजंस या चॉइसेस लेने के राइट्स एंड एबिलिटीज़ होनी चाहिए, चाहे वो चॉइसेस वर्क से रिलेटेड हों, दैट इज़ चूजिंग टू वर्क, फैमिली से रिलेटेड हों, चूजिंग टू हैव अ फैमिली और चूजिंग टू वर्क आफ्टर हैविंग किड्स। इनफैक्ट बच्चों की पेरेंटिंग करते टाइम भी पेरेंट्स को जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि ये काम मदर का है तो उन्हें ही करना चाहिए और ये काम फादर का है तो ये फादर को ही करना चाहिए। इस टाइप की जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए। अब अगर हम बात करें फेमिनिज्म के कोर प्रिंसिपल्स की तो ये है रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड इक्वालिटी, और ये सभी के लिए रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर बराबर होने चाहिए। और ये चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है कि जो लोग पावर में हैं या इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हैं वो फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं, जबकि फेमिनिज्म सिंपली एक ऐसा बिलीफ है जो कहता है कि मेन एंड वुमेन इक्वल है और इसीलिए उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए और साथ ही में दोनों को उनके डिसीजंस खुद लेने की फ्रीडम भी होनी चाहिए। फेमिनिज्म को हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं जो लॉ के थ्रू विमेन के एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। यानी कि लॉ वर्क्स एज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ विमेन। अब चाहे वो ऑपरेशन या एक्सप्लॉयटेशन सोसाइटी द्वारा किया जा रहा हो या वर्क प्लेस पर हो रहा हो या फैमिली में हो रहा हो। अब अगर इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें तो सोसाइटी द्वारा विमेन का एक्सप्लॉयटेशन या ऑपरेशन में हम सती प्रथा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसके लिए सती प्रिवेंशन एक्ट लाया गया था। अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो इसमें हम विशाखा केस को मेंशन कर सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस इशू करी थी। और अगर हम फैमिली में एक्सप्लॉयटेशन या ऑपरेशन की बात करें तो इसमें हम डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड डाउरी एक्ट इनैक्ट किए गए थे। तो अगर हम इन सब एग्जाम्पल्स पर ध्यान देते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फेमिनिज्म लॉ को यूज़ करता है और लॉ के थ्रू इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। केट मिलेट का कहना है कि सोसाइटी में विमेन को इन्फीरियर समझा जाता है। विमेन रिलेटेड वेरियस लॉज में कई सारे प्रोविजंस होने के बावजूद भी कई सालों से जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। विमेन को कई सालों तक उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स भी अवेलेबल नहीं थे। और इन्हीं सब चीज़ों पर अपना व्यू देते हुए सिमोन डे बिवियोर, जो कि एक फ्रेंच राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट माना जाता है, इसके अलावा उनका कोई वजूद नहीं होता है। उन्हें मेन से इन्फीरियर समझा जाता है और उन पर ऐसे सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं जो कि इरैशनल और अनरीजनेबल होते हैं।
अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि फेमिनिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेन के अगेंस्ट है, लेकिन कुछ फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि फेमिनिज्म मेन के खिलाफ कोई क्राइम है या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये प्रूव करना चाहता है कि विमेन आर बेटर देन मेन। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उन फ्रीडम्स पर फोकस करता है जो मेन कई सालों से इंजॉय करते आ रहे हैं, बट विमेन को ये फ्रीडम्स अवेलेबल नहीं है। फेमिनिज्म की नीड ही इसलिए अराइज हुई क्योंकि वुमेन को उनके लेजिटिमेट राइट्स नहीं दिए गए और उन्हें इक्वली भी ट्रीट नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं उन सभी एफर्ट्स की जो जेंडर इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करने के लिए इंटरनेशनली लिए गए हैं। वेरियस यूएन कन्वेंशंस एंड रेजोल्यूशंस में सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड विमेन राइट्स के बारे में मेंशन किया गया है। यूएन चार्टर का आर्टिकल 8 कहता है, यूनाइटेड नेशंस इक्वालिटी के बेसिस पर विमेन या मेन के पार्टिसिपेशन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 ने कुछ जनरल नॉर्म्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इस्टेब्लिश किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जेंडर को डिस्क्रिमिनेशन का एक ग्राउंड नहीं माना जा सकता है, यानी कि जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। और साथ ही में विमेन के इक्वल प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोविजंस ले डाउन किए गए हैं। और ये सभी नॉर्म्स एंड प्रोविजंस इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1996 के आर्टिकल 2 क्लॉज 1, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 26 में मेंशन किए गए हैं और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स 1996 के आर्टिकल 2 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 3 में भी मेंशन किए गए हैं। इससे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने मेन और विमेन दोनों के लिए इक्वल रिन्यूमरेशन फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू के प्रिंसिपल को एज अ पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था 1951 में। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, कल्चरल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन की जनरल कॉन्फ्रेंस ने 14 दिसंबर 1960 को अपने पेरिस सेशन में एजुकेशन के मैटर्स में सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया था। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल विमेन ईयर 1975 के बारे में। वर्ल्ड पीस और जेंडर इक्वालिटी को मजबूती से प्रमोट करने के लिए और विमेन को नेशन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में बराबरी का हिस्सेदार बनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने ईयर 1975 को इंटरनेशनल वुमेन ईयर डिक्लेयर किया था। इसका ऑब्जेक्ट ये था कि नेशनल लाइफ के सभी सेक्टर्स में विमेन का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए और जेंडर बायस के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। तो ये तो बात हो गई इंटरनेशनली जितने भी एफर्ट्स लिए गए थे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। यूएन कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ की एक पार्टी होने के कारण इंडिया ने विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट या ख़त्म करने के लिए सभी ज़रूरी एफर्ट्स किए हैं और साथ ही में विमेन को मेन के साथ इक्वल पावर शेयर करने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के भी कई सारे एफर्ट्स किए हैं। इंडिपेंडेंस के बाद से ही विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने और विमेन को मेन के जैसे इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए कई सारे एफर्ट्स किए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक न्यायपूर्ण समाज यानी जस्ट सोसाइटी की कल्पना करता है, जिसमें सभी लोगों को भेदभाव के बिना इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए और सभी के लिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी इंश्योर किया जाए। अब हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं जो जेंडर जस्ट सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। पहला, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, आर्टिकल 15 क्लॉज 1। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर promoting and safeguarding the interest of women and children, Article 15 Clause 3. Affirmative action or reservation for women, Article 16. Reservation of seats for women in panchayats and local bodies and municipalities, 73rd and 74th Constitution Amendment 1992. Just and human conditions of work and maternity benefit for women, Article 42. State to endeavor to ensure living wages, etc. for workers including women, Article 43. Equal pay for equal work for both men and women, Article 39, Clause D. It is one of the fundamental duties of every citizen of India to denounce all practices which are derogatory to the dignity of women, Article 51,
A क्लॉज E। तो ये तो बात हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की जो जेंडर जस्ट सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं अदर लेजिस्लेटिव मेजर्स की जिन्हें इनैक्ट किया गया है विमेन के प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट के लिए। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1978, द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, the Dowry Prohibition Act 1961, the Equal Remuneration Act 1976, the Medical Termination of Pregnancy Act 1971, the Maternity Benefit Act 1961, the Prenatal Diagnostic Techniques Act 1974, the Protection of Women from Sexual Harassment at Workplace Act 2013, the Anti-Rape Criminal Law Amendment Act 2013 and 2018, एंड द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। इसके साथ ही और भी कई सारे एक्ट्स इनैक्ट किए गए हैं विमेन को एम्पावर और प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप कोई एक्ट रिकॉल कर रहे हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन विमेन्स को अत्याचारों के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और साथ ही में विमेन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनकी काउंसलिंग भी करता है। ये कमीशन विमेन के एक्सप्लॉयटेशन और इल ट्रीटमेंट को एलिमिनेट करने के लिए पुलिस, प्रिजन एंड मेडिकल स्टाफ एक्सेट्रा जैसी पब्लिक एजेंसीज में वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करता है। साथ ही में ये कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ को भी एक्टिवली सपोर्ट करता है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंटी डाउरी प्रोग्राम्स, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्सेट्रा। इसके साथ ही हम कुछ केसेस भी मेंशन कर सकते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्टिव रोल प्ले किया है विमेन को एम्पावर या प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट कमीशन्ड द विशाखा गाइडलाइंस दैट डिफाइंड सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पुट द ओनस ऑन द एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। दूसरा केस है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर एक पिक्चर भी बनी थी। इस केस में the ruling banned over the counter sale of assets. Dealer can sell the asset only if the buyer provides a valid identity proof and states the need for the purchase. Third case है Lata Singh versus State of Uttar Pradesh. The judgment of this case allowed an adult woman the right to marry or live with any one of her choice. Fourth, Shaira Bano versus Union of India. In this case, Supreme Court declared triple talaq, talaq-e-biddat, unconstitutional. तो ये कुछ केसेस मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मेंशन किए हैं। अगर आप कोई और केस रिकॉल कर रहे हैं जिसमें विमेन को एम्पावर या प्रोटेक्ट किया गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, वो केस अपने आंसर में भी ज़रूर मेंशन करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो with your friends, and yes, don't forget to subscribe to Dialectical Girl for more such educational content. Thank you for watching.